हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज तक हम लोग ये दो मॉड्यूल कर चुके हैं, एबीएम मॉड्यूल ए और बीएफएम का मॉड्यूल सी। वो दोनों इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पहले वो कंप्लीट किया गया। अब हम लोग मॉड्यूल डी ले रहे हैं एबीएम का। और ये मॉड्यूल करने से पहले जो ये सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ चैप्टर वाइज चैप्टर चले। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हम लोग का एजेंडा ये है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके 2-3 बार रिवीजन कर ले, ताकि जितना हम लोग रिवाइज करेंगे उतना हम लोग रिटेन करेंगे, और जितना हम लोग रिटेन करेंगे उतना ज्यादा हम लोग स्कोर करेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आपको अपनाना है। और आप जितना टाइम्स ये बार बार रिवीजन होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा टू स्कोर गुड। तो ये चैप्टर है हमारा ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ये एबीएम मॉड्यूल का चैप्टर है, और हम लोग ये मॉड्यूल डी कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं कौन सा लेते हैं। अभी ये मॉड्यूल डी कंप्लीट होगा। तो जैसा कि नाम है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, मतलब हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट मैनेजमेंट का रोल हमारे इंडियन इकोनॉमी में, बैंकिंग में, और ओवरऑल क्या इसका रोल है। तो क्रेडिट, आपको पता होगा कि क्रेडिट का कोई भी इकोनॉमी में रोल क्या है। क्रेडिट ग्रो करवाती है, क्रेडिट से ही सब कुछ ग्रो करेगा, और इसको वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेपो रेट डिसाइड होती है, और रेपो रेट के थ्रू क्रेडिट का जो लोन होता है उसका रेट डिसाइड होता है। तो अगर रेपो कम है तो इसका मतलब जो लोन हम लोग आगे चला रहे हैं वो भी कम रेट पे जाएगा। कम रेट पे जाएगा तो मार्केट से लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ये है टोटल फंडा। और ऐसा ही नहीं है कि अगर डिमांड बढ़ा तो ग्रोथ बढ़ा। जैसे जैसे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब भी रेपो कम होगा, ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे मान लीजिए रेपो कम हुआ तो क्रेडिट ज्यादा जाएगा, क्रेडिट ज्यादा जाएगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, और जैसे डिमांड ज्यादा बढ़ा तो हमारा इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारा ग्रोथ भी इंश्योर हो और इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं भागे, तो उसका गारंटी आरबीआई लेती है। थ्रू व्हाट? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको समझ में आना चाहिए। रेपो रेट इज वन ऑफ द टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एटसेट्रा। ये सब से भी हमारी इकोनॉमी या जो जो ग्रोथ डिसाइड होगा, ये सब से भी डिसाइड होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सीआरआर अभी 3% है, तो इसका मतलब बैंक जो 100 रुपया मान लीजिए किसी से डिपॉजिट लेती है तो उसका 3 रुपया वो पहले ही साइड कर देती है, वो 97 रुपीज लोन में चलाती है। अगर ये सीआरआर 10 हो गया, मान लीजिए 10%, तो अब आरबीआई 10 रुपया उससे अपने पास रख लेगी। अब 90 रुपया ही बैंक लोन पे चला पाएगी, तो वो 90 रुपया ही मार्केट में जाएगा, तो वो 90 रुपया का ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये है, ऐसे आरबीआई कंट्रोल करती है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को। आरबीआई का यही काम है कि बैलेंस बना के हमारा ग्रोथ भी होता रहे और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा नहीं जाए। तो ये काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर। आपको तो प्रायोरिटी सेक्टर मैंने पहले भी बता चुका हूं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसका अभी आप यहां पे बस इतना जानिए कि 40% हम लोग को प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि 1980s 1990s में क्या होता था, या उससे पहले क्या होता था कि बस प्राइवेट लोग ही लोन ले पाते थे। जो गरीब तबका था वो कभी उठ ही नहीं पाया, तो उसको गरीबी से निकालने के लिए ये लोन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोन दे के ही वो ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को उस लोन से, उससे गरीबी से निकाल सकते थे। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का कंसेप्ट तभी आया। इस प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको इतना देना ही देना है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे ज्यादा जा सकते हैं मगर इससे नहीं। तो 40% ओवरऑल क्राइटेरिया है, 80% फॉर द एग्रीकल्चर, 7.5% फॉर द एमएसएमई, 10% फॉर द वीकर सेक्शंस। और अगर ये फुलफिल नहीं हुआ, चाहे तो ओवरऑल 40% फुलफिल नहीं हो रहा है, चाहे कोई सेक्टोरल फुलफिल नहीं हो रहा है, तो जो पैसा कम आपने दिया है इस सब सेक्टर में,
उसका इक्विवेलेंट पैसा आपको RIDF फंड में या कोई अदर फंड में एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट आपको उसमें डालना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारे यहां। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट क्या है, मतलब क्रेडिट का सिद्धांत क्या है। तो क्रेडिट का एक तो सिद्धांत है कि जो भी आप क्रेडिट दे रहे हो उसका सेफ्टी होना चाहिए। तो सेफ्टी ऑफ फंड्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द क्रेडिट। दूसरा, पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें लोन देना चाहिए। और तीसरा, लिक्विडिटी के लिए भी हम लोग लोन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे RBI ने रेपो घटाया, तो वो क्यों घटाया? क्योंकि लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी का मतलब है कि कैश ज्यादा जाए बाजार में, तो ये लिक्विडिटी के लिए भी क्रेडिट का यूज होता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। अगर हम लोग किसी को लोन दे रहे हैं तो हम लोग को उस लोन के एवज में कुछ चीज सिक्योर करना पड़ेगा ताकि वो पैसा हमें लौट के आए। तो जैसे हम किसी को होम लोन दे रहे हैं तो उसका होम ही हम लोग मॉर्टगेज करते हैं, तो वो एक तरह से सिक्योरिटी हुआ। तो ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट है। रिस्क स्प्रेड, हम लोग कोई एक सेक्टर पे लोन नहीं दे सकते हैं। अब जैसे PNC बैंक क्यों डूब गई? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि 60% ऑफ द लोन किसी एक ही कंपनी को दे दिया गया, तो वो नहीं करना है। लोन का रिस्क जो है स्प्रेड करना है। रिस्क कैसे स्प्रेड होगा? हम लोग जानते हैं रिटेल लोन कम रिस्क वाले होते हैं, मगर कॉर्पोरेट लोन ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। तो हमें बराबर लोन अगर बांटे और डिफरेंट पर्सन्स में बांटे, डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट कंपनी में बांटे, तो हम लोग अपना रिस्क स्प्रेड कर देंगे और हम लोग की बैंक डूबने से बच सकती है। तो ये 5 प्रिंसिपल है क्रेडिट का। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बोरोवर्स। बैंक में बोरोवर्स कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग JIB में भी पढ़े थे, मगर यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे। एक तो इंडिविजुअल होता है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रूल होता है। हमारे बैंकिंग में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग को लॉज बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। मतलब अगर कुछ है तो वो लॉज जो बैंक में अप्लाई होता है या कोई कंपनी में अप्लाई होता है, तो वो सब भी हम लोग को जानकारी होना जरूरी है। तो ये बोरोवर्स इंडिविजुअल के बारे में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रूल होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस उसके अपने एक्ट से होता है, और ये सब हमारे बोरोवर्स है। सोल प्रोप्राइटरी ये भी इसका अलग ही एक लॉ है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव्स का मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, या ट्रस्ट का इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, इंडाउमेंट वक्फ एक्ट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका अलग एक्ट है, HUF। पार्टनरशिप एंड द ज्वाइंट वेंचर्स उसका अलग है, कंपनीज का अलग है। ये सब हमारे बोरोवर्स हुए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग 2 तरह से बांट सकते हैं, एक फंड, एक नन फंड। फंड में शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। नन फंड में हम लोग जानते हैं नन फंड मतलब जो लोन हम लोग पैसे से नहीं दिए है, गारंटी इज ए एग्जाम्पल ऑफ नन फंड। उसको कंटिजेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है कि वो फ्यूचर में फंड में तब्दील हो सकता है। अब जैसे नीरव मोदी वाला जो केस था, वो हम लोग जो दिए थे, जो गारंटी एक तरह से था, या कोई भी LA दिए थे हम लोग, तो वो एक तरह से गारंटी था। उसमें हम लोग अमाउंट नहीं दिए थे, हम लोग दूसरे बैंक को गारंटी दिए थे कि अगर ये बंदा पैसे नहीं लौटाएगा तब हम लोग आपका पैसा लौटा देंगे। इसलिए वो बंदे ने पैसे नहीं लौटाया तो बाद में PNB को भरपाई करना पड़ा। तो वो एक तरह से कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती है। अब बैंक गारंटीज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नन फंड क्रेडिट। ओके, एंड देयर आर ऑल्सो अदर एग्जाम्पल्स। अगर फंड बेस्ड में देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस करते हैं, और क्रॉप लोन्स करते हैं। और नन फंड में क्या क्या आ सकता है? एक तो बैंक गारंटी मैंने बताया, एक लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल हो सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डेरिवेटिव्स हो सकता है। तो ये सब हमारे नन फंड में आएगा। और ये जो नन, जैसे हम लोग को क्या पता है बैलेंस शीट में क्या क्या आती है? एसेट्स लायबिलिटीज आती है। अब ये जो नन फंड वाली चीज होती है जिसको कंटिजेंट लायबिलिटीज बोलती है, इसको हम लोग लायबिलिटीज में नहीं रख सकते, क्योंकि ये अभी तक जब हम लोग देते हैं इसको तो उस समय मटेरियलाइज नहीं होता है। फ्यूचर में हो सकता है तब हम लोग उस अमाउंट को लिखेंगे, तो उसको मगर एक सेपरेट जगह जिसको नोट सेक्शन बोलते हैं वहां पे ये मेंशन होना चाहिए। ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि RBI की क्या गाइडलाइन है क्रेडिट से रिलेटेड। हमें
जो भी कुछ हम लोग करते हैं उसकी हमें रिपोर्टिंग आरबीआई को करनी पड़ती है, चाहे वो वीकली होगा, मंथली होगा, ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, मगर रिपोर्टिंग होती है, एक एक चीज की रिपोर्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोन दिया है तो लोन की आपने जो लोन दिया है उसको आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी सेक्टर दिया है तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर की रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। तो ये आरबीआई गाइडलाइंस बोलता है कि आप जो भी कुछ करो आपको रिपोर्ट करना है। आप ट्रेजरी में भी कुछ कर रहे हो या कुछ पारा बैंकिंग कर रहे हो, इंश्योरेंस का कुछ काम कर रहे हो, ये सब सारी रिपोर्ट बन के आरबीआई को जाती है। अब कुछ हम लोग फैक्ट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे मैक्सिमम रिटेल टू इंडिविजुअल इन रिटेल लोन्स। मतलब अगर हम किसी को रिटेल लोन दे रहे हैं तो कोई एक बंदे को मैक्सिमम हम लोग 5 करोड़ तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। स्मॉल बिजनेस मींस जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा उसको स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पहले हम लोग वो रिसाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो कंपोनेंट्स है, एक तो लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, एक होता है अप्रेजल, एक होता है डिलीवरी, एक कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, एक रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, एक क्रेडिट मैनेजमेंट, एक रीफाइनेंस। ये 7 कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। आपको पता होगा कि आपके बैंक की भी एक पॉलिसी बनी होगी लोन का, कि उसको कैसे, किसको कितना देना है, ये सब कुछ मेंशन होगा। तो एक तो ऊपर से गाइडलाइन है आरबीआई की कि आपको इतना करना है, मगर लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक इज डिसाइडेड बाय द बैंक इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करती है, लोन तो देती ही है मगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करती है, उसकी प्रॉफिट आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा होता है। तो वो एक तरह से वो अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। तो ये पॉलिसी बताएगा एक्सपोजर लिमिट्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स वाइज, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड रिस्पेक्टिव हेड्स। ये सारा लोन पॉलिसी में लिखा होगा। एक होता है अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है, अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो होते हैं अप्रेजल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लोन लेने आया है तो आपके मन में क्या क्या उठेगा कि बंदा कितना लोन लेगा, इसके पास कितनी कैपेसिटी है, ये लोन को सही यूज करेगा कि नहीं, ये सही जगह पैसे लगाएगा कि नहीं, ये कहीं और तो डाइवर्ट नहीं कर देगा। तो ये सब जो हम लोग बोरोवर से पूछते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो होता है अप्रेजल। तो अप्रेजल में ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बैकग्राउंड रिपोर्ट, क्रेडिट हिस्ट्री, मार्केट रिपोर्ट, ये आपको देखना होता है। और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, एक तो स्टेटमेंट से देख सकते हैं, या उसके नेटवर्थ या रिपेमेंट कैपेसिटी, उसके बैलेंस शीट को देख के कर सकते हैं। तो अगर कंपनी है तो बैलेंस शीट, अगर बंदा है तो इंडिविजुअल उसके स्टेटमेंट से पता चलेगा। एक टेक्नो इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। ये एक रिपोर्ट बनता है जिसमें बताया जाता है कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाले हो, आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स कितना आप अप्लाई कर रहे हो, कितना सक्सेस होने के चांसेस है। ये किसी एक जो बोलते हैं वैल्यूएशन करने वाले या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे साइन करवा के लाना पड़ता है, या खुद ही अपने आप को एक प्रेजेंटेशन के साथ बताना पड़ता है। एक होता है एक ये है कि सिक्योरिटीज, चौथा सिक्योरिटीज अवेलेबल है कि नहीं उनके पास, उसकी कितनी वैल्यूज है, फ्यूचर में कितनी वैल्यूज होगी, और कितना रियलाइज हम लोग कर सकते हैं अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ा। तो ये सब कुछ देखा जाता है अप्रेजल में। नेक्स्ट होती है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन को सैंक्शन या लोन अलाउ कर देना, वो होता है डिलीवरी। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, एक तो होता है जो शुरू में डॉक्यूमेंटेशन हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं या वो रिपोर्ट जमा करती है, एक तो वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ। एक होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी। अगर लोन हुआ है तो वो एक सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी 2 तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटीज 2 तरह की हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटीज, एक कोलैटरल सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे आपको एक कार लोन मिला, तो अगर आप कार को ही सिक्योर कर रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगी। मगर आप कार के साथ साथ अपना एक घर भी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं तो वो कोलैटरल कहलाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिलीवरी, सीसी और लोन्स। डिलीवरी में ये भी देखा जाता है कि किस मेथड, क्या मेथड्स डिलीवरी का, मतलब आप किस तरह का लोन दिए है, चाहे तो सीसी दिए है या टर्म लोन दिए है एटसेट्रा, एंड प्रोसीड्यूर फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द टर्म लोन्स। तो ये भी हमारा डिलीवरी कंपोनेंट्स में आएगा।
चौथा है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल इन द सेंस एंड मॉनिटरिंग इन द सेंस दैट आफ्टर गिविंग लोन देने के बाद आप कब कब वो लोन को रिव्यू करते हैं या देखते हैं कि पैसा आ रहा है कि नहीं, या क्या कमी हो रहा है, आप उसको जो सिक्योर करवाया उसने उसकी क्या वैल्यूज है, वैल्यूज कहीं लोन से तो कम नहीं हो गई है। तो ये सब कंट्रोल एंड द मॉनिटरिंग में आता है। और हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो बंदे ने पैसा लिया है उसका वो सही जगह उपयोग कर रहा है कि नहीं, कि वो डाइवर्ट कर दे रहा है पैसा। ये हम लोग को देखना पड़ता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में। अगर लोन डूबने वाला है तो हम लोग रिकवरी करते हैं, ये भी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के अंदर ही आ जाएगा। एक होता है रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। मान लीजिए लोन डूब गया तो दो तरह से उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो विलफुल, एक नॉन विलफुल। अगर विलफुल है तब तो बहुत सारे प्रोसेस है, सरफेसी है, आईबीसी था, अभी हट गया है आईबीसी, मगर पहले आईबीसी था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, हम लोग लीगल ऑप्शंस है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर नॉन विलफुल है तो हम लोग विचार करेंगे, हम लोग एक कमिटी बनाएंगे या बोर्ड डिसाइड करेगी कि उसके साथ क्या करना है। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी, जैसे एमएसएमई हम लोग के डिमोनेटाइजेशन के समय मतलब नीचे चला गया था, तो उसमें अब क्या चाहे तो वो तो एक विलफुल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको और सपोर्ट किया, उसको बोला कि हम आपको और लोन देंगे, आप इस लोन को लीजिए और अपना बिजनेस खड़ा करिए। तो ये एक तरह से हुआ रिहैबिलिटेशन, इसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। अगर रिहैबिलिटेशन किए नहीं हुआ तो हम लोग रिकवरी करते हैं। ठीक है, रिहैबिलिटेशन में और बहुत कुछ होता है। अब जैसे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, तो कंपनी को सबसे लास्ट ऑप्शन कोई भी चीज का होता है इंसॉल्वेंसी, मतलब कंपनी को बंद ही कर दो, उससे जो पैसा लौट गया है लौटा दो। उससे पहले रिहैबिलिटेशन ट्राई किया जाता है, मैनेजमेंट चेंज किया जाता है, सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है, दूसरे कंपनी को बेचा जाता है, ये सब प्रोसेस होती है। तो लास्ट ऑप्शन होता है रिकवरी। अगर कुछ नहीं हुआ तो रिकवरी करो इस लोन का। रिकवरी कैसे होता है, सारे एसेट जो उसके है बिक जाता है और वो बांट दिया जाता है, सारे जो उनके क्रेडिटर्स है या शेयर होल्डर्स है उनको दे देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए हमें एक सूटेबल पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसीज होती है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, मगर ये पॉलिसीज एज पर द बेसल बनती है, क्योंकि हमने बेसल अकाउंट साइन किया है। तो ये रिस्क जो होता है इसको मैनेज करने के लिए बेसल कमिटी या बेसल 3 के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है और उसी हिसाब से करना होता है। नेक्स्ट है रीफाइनेंस। रीफाइनेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन दिया है, ठीक है, आप लोन देने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे बैंक के पास 100 करोड़ रुपया ही था, उसने लोन में चला दिया। अब इस बैंक के पास कुछ अमाउंट नहीं बचा। अब बैंक हम जानते हैं एक तो लोन देती है चाहे डिपॉजिट लेती है, तो अगर सारे पैसे लोन में चला दिए है, अगर डिपॉजिट अचानक से मान लीजिए 50 करोड़ का डिपॉजिट विड्रॉल आ गया, तो क्या करेंगे? तब बैंक क्या करती है, जो लोन दी गई है इसी के पेपर के आधार पे ये नाबार्ड या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगी, एनएचबी या नाबार्ड, उसको बोलेगी कि ये लोन के पेपर देखो और मुझे रिफाइनेंस कर दो। तो लोन का पेपर देख के नाबार्ड इसको रिफाइनेंस कर देती है एट चीप रेट, मतलब कम रेट में इसको पैसे मिल जाते हैं। अब ये इस पैसे को यहां दे या और लोन में चलाए, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया हमारा रिफाइनेंस। अब होता है, अब बात करते हैं रोल ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। आरबीआई का क्या रोल है इसमें, मतलब क्रेडिट मैनेजमेंट में? आपको पता होगा आरबीआई बहुत सारा लिमिट लगाई हुई है लोन देने में। अब जैसे कोई सिंगल बोरोवर को लोन देना है तो वो मैक्सिमम आप 15% ऑफ टोटल कैपिटल यू हैव आप उतना ही दे सकते हो। तो ये रूल कैसे हो रहा है? अगर आरबीआई इस पे रूल नहीं लगाती तो आपके बैंक के पास जितना पैसा है वो किसी एक ही कंपनी को सारा पैसा दे देता, ये हो सकता था। तो इसमें आरबीआई का ही रोल आता है कि आरबीआई ही रोकती है ये सबको, और आरबीआई ही बहुत सारा गाइडलाइन बनाती है रिलेटेड टू इंड यूज ऑफ द फंड्स, कि पैसा कहां जा रहा है आपको कैसे चेक करना है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से होगा। और प्रायोरिटी सेक्टर तो हम लोग को पता ही है कि आरबीआई का ही देन है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब ये है क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स। इसका क्या मतलब है कि बैंक किसी को कितना उधार दे सकती है, ये इससे पता चलता है। इसको बनाता कौन है? इसको आरबीआई बनाती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, और ये आरआरबी को अप्लाइड नहीं होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कितना अलाउड है।
फॉर सिंगल बोरोवर्स कोई बैंक 15% ऑफ देयर कैपिटल फंड ही दे सकती है, मगर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको 5% एक्स्ट्रा भी दे सकती है। तो 15% फॉर द कॉमन कंपनीज, 5% एक्स्ट्रा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, और ऑयल कंपनीज को तो 25% तक दे सकती है। क्योंकि ऑयल कंपनीज को क्यों 25%? क्योंकि उसकी वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव एज वेल एज उसमें मशीनरी भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उसको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। दूसरा होता है ग्रुप बोरोवर्स। ग्रुप बोरोवर्स को आप कितना दे सकते हो? ग्रुप मतलब क्या होता है पहले ये आप समझिए। अब जैसे टाटा है, उसकी तनिष्क कंपनी भी है, टाटा क्लिक भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा कार भी है, तो ये ग्रुप हो गया। तो टोटल ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप को हम लोग कितना दे सकते हैं? 40% ऑफ द टोटल कैपिटल फंड दे सकते हैं। और ये कैपिटल फंड का क्या मतलब है? कैपिटल फंड टायर 1 प्लस टायर 2 से बनता है। कि टायर 1 टायर 2 मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, बेसल 3 रिस्क मैनेजमेंट में मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप बस इतना जानिए कैपिटल फंड्स कंपोज्ड ऑफ टायर 1 प्लस टायर 2। अब और इसको 10% हम लोग एक्स्ट्रा दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कंपनीज को, तो 50% तक हम लोग दे सकते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ग्रुप कंपनीज है उसको। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इस लिमिट को एक्सीड कर दिया तो फाइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को, और आपको नोट सेक्शन में, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको नोट सेक्शन में ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एसेट फाइनेंस कंपनीज। तो एनबीएफसी को बैंक्स कितना मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकती है? 10%, बस 10% तक का ही मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कैपिटल फंड दे सकती है, और ये 5% इंक्रीज कर सकती है। तो 10% फॉर कॉमन एंड 5% कैन ऑल्सो भी इंक्रीज टू 15%। और अगर एनबीएफसी कोई एसेट फाइनेंस कंपनीज है तो उसको हम लोग 15% दे सकते हैं, और उसमें 5% एक्स्ट्रा बढ़ा के भी दे सकते हैं 20%। ये आपको याद रखना है। कंजोर्टियम अरेंजमेंट लेंडिंग। कंजोर्टियम का क्या मतलब होता है? जैसे अब कोई बड़ी कंपनी है तो वो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन चाहिए, तो कोई एक बैंक नहीं दे सकती थी, बट आफ्टर कंसोलिडेशन अब दे सकती है। पहले का ये था कि नहीं दे सकती थी, बहुत सारे बैंक मिल जाते थे, मिलके कोई बड़ी कंपनी को लोन देते थे, तो उसमें भी ये जो कंडीशंस है 15 और 40% का वो अप्लाइड होगा। नेक्स्ट है बिल्स डिस्काउंट परचेस नेगोशिएटेड ऑल्सो काउंटेड इन एक्सपोजर। तो जब भी हम लोग बिल डिस्काउंट परचेस और नेगोशिएट करेंगे, ये क्या एक तरह से क्रेडिट देना ही हुआ, नाम अलग है मगर एक तरह से हम लोग क्रेडिट ही दे रहे हैं इसमें, तो उसमें भी ये नॉर्म्स अप्लाई होंगे। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोजर कैन बी रिलैक्स्ड बाय द आरबीआई। और जब भी दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अगर लोन चाहिए होगा या कुछ होगा तो उसमें ये रिलैक्स कर दिया जाता है बाय आरबीआई। अब क्या क्या एग्जेम्पशन है? एग्जेम्पशन है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ द सिक और द वीक इंडस्ट्रीज। अगर कोई कंपनी मतलब डूबने वाली है तो उसको आप वो नॉर्म्स को हटा के, आरबीआई वो नॉर्म्स हटा देगी, अब अलाउ कर देती है कि आप कितना भी इस बंदे को लोन दे सकते हैं। दूसरा फूड क्रेडिट। अगर कोई फूड क्रेडिट देना होता है किसी फूड इंडस्ट्रीज को तो हम लोग ये कंडीशन नहीं मानते हैं। गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीज है तो उसको भी हम लोग ये जो लिमिट एक्सपोर्ट लिमिट नॉर्म्स डिसाइडेड है 15% और 40% वाला, उसको हटा के हम लोग ज्यादा दे सकते हैं। लोन अगेंस्ट ओन टर्म डिपॉजिट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि एफडी के अगेंस्ट लोन लेने पे मतलब टोटल लोन हम लोग दे सकते हैं, इसमें कोई एक्सपोजर नहीं देखना है क्योंकि सिक्योरिटी है ही, ऑलरेडी सिक्योरिटी है, तो आप उसमें क्यों देखेंगे कि आप 15% दे या 40% दे किसी एक बंदे को, आप कितना भी लोन दे सकते हो। एक्सपोजर ऑन नबार्ड। जब भी नबार्ड को लोन देना हो तो उसमें भी ये हम लोग नहीं देखेंगे नॉर्म्स। अब हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी एंड द क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया हर 2 मंथ में रिवाइज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के गवर्नर 6 मेंबर के साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि रेट क्या होना चाहिए, हमारा ग्रोथ कितना होना चाहिए और इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। ये हर 2 महीने में रिवाइज होती है। और क्रेडिट पॉलिसी हाफ ईयरली इसकी रिवीजन होती है। और ये जो 2 है डिसाइड्स द लोन पॉलिसी एंड द लेंडिंग रेट्स ऑफ द बैंक्स, ये हम लोग को पता है। अब
देखते हैं स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन सम क्रेडिट। अब आरबीआई बोलती है कि आप सबको लोन दो, मगर ये 8 में से किसी को लोन नहीं देना है। अब देखते हैं ये 8 क्या क्या चीज है। एक एडवांस अगेंस्ट बैंक्स ओन शेयर्स। अब कोई बैंक आया, बोलेगा कि मेरे शेयर के अगेंस्ट ही मुझे एडवांस दो। अब मान लीजिए वो कंपनी डूबने वाली ही है, उसका शेयर्स का क्या वैल्यू रहेगा, उसको अगर शेयर्स के अगेंस्ट में ही लोन दे देंगे तो हम लोग का बैंक तो खुद ही डूब जाएगा। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ये ऑल्सो मेंशन है सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट करता है कि आपको एडवांस नहीं देना है बैंक्स ओन शेयर्स में। नेक्स्ट है रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का कोई भी रिलेटिव को लोन नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्टर, आपको पता है, डायरेक्टर ही डिसाइड करता है सारे लोन पॉलिसीज, किसको लोन देना है, उसी का सब चीज एसेंट होता है, तभी कुछ होता है। तो डायरेक्टर अपने ही, मान लीजिए उसकी कोई कंपनी, रिलेटिव की ही कंपनी, उसको फायदा पहुंचाना है तो लोन दिलवा देगा। अब जैसे आईसीआईसीआई का केस था, आपने सुना होगा, उसमें मिसेस चंदा कोचर को एलिक्ड किया गया है कि उनके जो हस्बैंड थे, उनका वीडियोकॉन में कुछ शेयर्स था या कोई रिलेटिव थे, तो उनको बहुत ज्यादा लोन दिलवा दिया था। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैडम को रिजाइन करना पड़ा और ये कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगी जैसे, तो वही सही होगा। अब नेक्स्ट है ऑफिसर्स एंड द रिलेटिव ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बैंक। कोई भी सीनियर ऑफिसर्स, उसके रिलेटिव और ऑफिसर्स को भी हम लोग को लोन नहीं देना है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कोई भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया ने साइन किया है, तो उसी के तहत ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को इंडिया नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए इस पे लोन देना भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कोई भी सेंसिटिव कमोडिटीज है अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उसमें भी आपको लोन नहीं देना है। सेंसिटिव कमोडिटीज बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ड्रग्स ही है, तो उसमें आपको लोन नहीं देना है। एडवांस अगेंस्ट एफडीआर इशूड बाय अदर बैंक्स। आपको अपने बैंक्स के एफडीआर पे लोन दे सकते हैं, मगर किसी और के बैंक का एफडीआर वो ले आया तो उस पर लोन नहीं देना है। लोन्स अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके अगेंस्ट भी लोन नहीं देना है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक ही इशू करती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रेडिट टू कंपनीज फॉर द बायबैक ऑफ देयर सिक्योरिटीज। कोई सिक्योरिटीज को बायबैक करने के लिए जो लोन चाहिए होता है, उसमें भी आपको लोन नहीं देना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, डिलीवरी ऑफ द क्रेडिट। अब जैसे कोई कंपनी आई लोन मांगने, उसको 10 करोड़ तक अगर लोन चाहिए, 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे का नहीं, 10 करोड़ से अगर नीचे का उसको लोन चाहिए, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। उसको अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप वर्किंग कैपिटल दोगे, मगर अगर 10 करोड़ से ऊपर है, वो बोल रहा है कि मुझे वर्किंग कैपिटल ही लोन चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल के साथ साथ आपको आधा या कुछ परसेंटेज में आपको वर्किंग कैपिटल में लेना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज में आपको टर्म लोन लेना पड़ेगा, तभी वो दे पाएंगे। तो ये एक तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोन सिस्टम। इसको हम लोग लोन सिस्टम बोलते हैं। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। 10 करोड़ से नीचे है तो हम लोग उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कुछ अमाउंट वर्किंग कैपिटल के तौर पे ले और कुछ टर्म लोन के तौर पे ले, मगर उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। मगर 10 करोड़ इक्वल टू और या उससे ज्यादा हो तो हम लोग को मैंडेटरी देना है। एक फैक्चुअल है यहाँ पे, ये भी आप जान लीजिए, ये रिसेंट था, न्यूज मैं लिख लिया था, तो ये आप जान लो। एक लोन सिस्टम for delivery of the bank credit, total working capital limit of rupees 150 crore and above should have at least 40% of it as a working capital. कोई भी लोन अगर 150 करोड़ एंड above है वर्किंग कैपिटल का, तो 40% आपको वर्किंग कैपिटल के तौर पे देना होगा, 60% टर्म लोन के तौर पे देना पड़ेगा। और भी है, अनयूज्ड पोर्शन शैल अट्रैक्ट ए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सब छोड़ देना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friends. Thank you. After watching this, you need to, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाहे क्वेश्चंस बैंक के साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बुक पढ़ ले तो वो बहुत काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा बुक से। आप एक बार बुक पढ़े, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। दैट्स इट, थैंक यू।